नमस्कार साथियों। चाणक्यम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं विजय चौहान आपका स्वागत करता हूं। हमने इनिशियली हिमाचल प्रदेश डिस्कस किया, इंडियन इकोनॉमी की हमने सीरीज शुरू करी है और आज से हम मुख्यतः इंडियन पॉलिटी के ऊपर एमसीक्यूज करने वाले हैं। ये सभी प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से कंपटीशन फील्ड की तैयारी कर रहे हैं। अगर उनका संबंध इंडियन पॉलिटी से है तो सिविल एग्जामिनेशन एज वेल एज सबॉर्डिनेट एग्जामिनेशन या किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, जो इंडियन पॉलिटी पढ़ चुके हैं उनके लिए भी और जो अभी शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी ये एमसीक्यू सीरीज बहुत जरूरी रहेगी कि किस प्रकार से एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर यूपीएससी या फिर अन्य एसएससी एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में संवैधानिक विकास कैसे हुआ, उससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एवोल्यूशन जो हमारा ये जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक को लेते हैं, वहां पर किस प्रकार से एवोल्यूशन रहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो पहला प्रश्न, बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुना समझौता में क्या प्रावधान था? व्हाट वाज द प्रोविजन इन द पुना पैक्ट साइंड बिटवीन बी आर अंबेडकर एंड महात्मा गांधी? ठीक, तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए, पहले ऑप्शन देख लीजिए। डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, भारत के लिए अधिराज्य की स्थिति, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, या सी सेपरेट इलेक्टोरल्स फॉर द डिप्रेस क्लास, निम्न वर्गों के लिए निर्वाचन क्षेत्र, या चौथा हम देखेंगे निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, जॉइंट इलेक्टोरल विद रिजर्वेशन फॉर द डिप्रेस क्लास। तो स्टूडेंट्स क्या जानना है हमको इसमें? सबसे पहले ये पूना समझौता हुआ कब था? तो इसकी डेट भी आपको याद रखनी है, 24 सितंबर 1932 में। कहां पर हुआ था ये? ठीक है, पूना में। ठीक है, पूना में एक यरवदा जेल थी, वहां पर गांधी जी बंद थे, ठीक है, इम्प्रिजन थे। तो उस समय ये समझौता बी आर अंबेडकर और किसके बीच में? गांधी जी के बीच में हुआ था। समझौते की क्या शर्त थी? समझौते में हालांकि गांधी जी ने कोई सिग्नेचर नहीं किए थे, उनकी तरफ से मदन मोहन मालवीय जी ने सिग्नेचर किए थे उसमें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बातें जानने वाली हैं कि इससे पहले एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में लंदन में। उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था बच्चों? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गए थे, जो आपके डिप्रेस्ड क्लास है, निम्न वर्ग हैं, उसको रिजर्वेशन को लेकर। ठीक है, बाद में 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो हमारा ये जो पूना पैक्ट है, ये साइन हुआ था किसके बीच में? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। ठीक है, गांधी जी नहीं चाहते थे किसी पर्टिकुलर भारतीयों को कोई निर्वाचन मिले, अंबेडकर चाहते थे जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी क्या हो? इंपॉर्टेंट, ठीक है, उनके लिए भी रिजर्वेशन हो। ठीक है, तो डोमिनियन जो स्टेटस है, डोमिनियन क्या होता है इसकी चर्चा भी हम करेंगे आगे। डोमिनियन स्टेटस का दर्जा ये नेहरू की मांग थी, मोतीलाल नेहरू की मांग थी, तो इससे संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, ये भी नहीं है, इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मुस्लिम लीग ने ये डिमांड किया था, मुस्लिम लीग ने डिमांड किया था, ठीक है, और इसको एक्सेप्ट किया था मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स में, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। अब तीसरा हो गया सेपरेट इलेक्टोरल फॉर द डिप्रेस क्लास और जॉइंट इलेक्टोरल रिजर्वेशन फॉर द डिप्रेस क्लास। ठीक है, तो सेपरेट इलेक्टोरल्स का मतलब यहां क्या पर है? ठीक है, पृथक निर्वाचन का मतलब है कि उस एक चुनाव होगा जिसमें निम्न वर्ग के लोग पार्टिसिपेट करेंगे और निम्न वर्ग के ही लोग क्या करेंगे? उसमें वोट डालेंगे। ठीक है, और चौथा इंपॉर्टेंट है जॉइंट इलेक्टोरेट की, आपको निर्वाचन में ही क्या देना है? इलेक्शन में ही क्या देना है? आपको रिजर्वेशन देना है। तो ये वाला तो रिजेक्ट हो गया था कि हम इसको सेपरेट रिप्रेजेंटेशन तो नहीं देंगे, लेकिन डी यहां पर क्या था? ये सही है इसका आंसर। ठीक है, जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको आरक्षण मिला और 147 सीटों को रिजर्व रखा गया था। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांतीय विधानमंडलों में लगभग 171 और 147 बढ़ा दिया गया था सेंट्रल जो लेजिस्लेचर था वहां पर रिजर्वेशन को। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो गया आपका, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। इस तरह के प्रश्न आपको बहुत देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में, चाहे यूजीसी नेट हो हिस्ट्री का, ठीक है, या चाहे आपका दूसरे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन हो। ठीक है, तो ऑप्शन है, क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखा है कि सूरत विभाजन, कम्युनल अवार्ड, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, पूना स्वराज रिजोल्यूशन। ठीक है, इसकी डेट दे रखी है कि ये कब कब हुआ था। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, मैच करना। डेट आपके पास ये, तो सबसे पहले सूरत विभाजन ये हुआ था 1907 में। सूरत में जो कांग्रेस थी वो दो भागों में टूट गई थी, उदारवाद और उग्रवाद। ठीक है, मॉडरेट और लिबरल फेज, जिसको हम बोलेंगे उदारवाद और उग्रवाद। पहला पॉइंट ये हो गया। कम्युनल अवार्ड ये घोषणा हुई थी 1932 में, 1932 में। रैमजे मैकडोनाल्ड ये क्या हुए, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हुए। इन्होंने घोषणा करी कि हम क्या देंगे, सांप्रदायिक निर्वाचन देंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन दिया गया था चुनाव में। ठीक, और तीसरा है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस 1928 में आयोजित की गई थी, मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। सारे जितनी भी पार्टीज थी उनको इकट्ठा कर दिया गया था, ताकि किसी भी हमारा जो लक्ष्य है वो पार्टीज को डेवलप करना नहीं है, हमारा इंपॉर्टेंट लक्ष्य है इंडिया को इंडिपेंडेंस या इंडिया को बेहतर करना। ठीक, और लास्ट में आता है आपका पूर्ण स्वराज रेजुलेशन। ठीक है, पूर्ण स्वराज रेजुलेशन। ठीक है जी, तो इसका आता है 1929, 1929। ठीक है, 1929 में लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, वार्षिक अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज रेजुलेशन लाया गया था कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो अब आप इसको प्रॉपर तरीके से मैच कर सकते हो। ऑप्शन ये रहे आप लोगों के पास, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, बी। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो इस तरह से आप प्रश्न अपने सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ गया, लेकिन इसके लिए आपको गहरा अध्ययन करना पड़ेगा इतिहास का। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स का गहरा अध्ययन करना पड़ेगा, आसानी से ये प्रश्न आप नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक, नेक्स्ट आता है, किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी थी। विच एक्ट एम्पावर द गवर्नर जनरल इंडिया टू इशू द ऑर्डिनेंस। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। चार्टर एक्ट क्या है, चार्टर इनिशियली गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कंपनी के लिए चार्टर पेश करती थी, उसके तहत चार्टर एक्ट बनते थे। लेकिन 1858 के बाद जब भारत में कंपनी का रूल खत्म हो गया, 1857 में जब बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ भारत में, तो 1858 में जो कंपनी रूल था वो खत्म हो गया और भारत में ब्रिटिश क्राउन रूल शुरू हो गया। अब ब्रिटिश क्राउन रूल के तहत भारत में एक इंडियन काउंसिल बनी, इंडियन काउंसिल बनी जिसको भारत परिषद कहा गया। और इसके बाद इंडियन काउंसिल ने ही लॉ फॉर्म किया इंडिया में, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट कहा गया। आई थिंक चार्टर और इंडियन काउंसिल में आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर भी अगर अगर इसको क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बहुत जल्द शुरू करेंगे हम इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी। ठीक है, ताकि आपको हर तरह के कंटेंट्स प्राप्त हो पाए। क्लियर, तो ये अब बात आती है अध्यादेश की। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 123 पढ़ते हैं और एक आर्टिकल नंबर 213 पढ़ते हैं, 123 के तहत ऑर्डिनेंस पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास। और 213 के तहत ये पावर किसको दी जाती है, स्टेट के गवर्नर को दी जाती है। यानी कि स्टेट में राज्यपाल के पास इंपॉर्टेंट पावर है, स्टेट सेंटर में ये इंडियन प्रेसिडेंट के पास पावर है। ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऐसा कोई कानून जिसके लिए हमको बिल की जरूरत नहीं है, उसको लोकसभा राज्यसभा से पास करने की आवश्यकता नहीं है। इनिशियली उसको एक हम ऐसे ही एक आदेश देकर राष्ट्रपति जारी कर लेता है, जो कुछ समय तक लागू रहता है। उसके बाद उसको
वही प्रोसेस बिल के रूप में ही उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ये पावर कब से आई थी इंडिया में, कहां से आई थी? तो इनिशियली 1861, ये 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आया था ये। लॉर्ड कैनिंग पहला वाइसरॉय हुआ जिसको ये पावर प्राप्त हुई थी, ऑर्डिनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग: अगस्त डिक्लेरेशन, अगस्त ऑफर, अगस्त रेजोल्यूशन, डायरेक्ट एक्शन डे, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड मॉन्टेगू, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। ठीक है, मतलब क्वेश्चन साफ है कि ये किस किस से संबंधित है। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो जो अगस्त घोषणा है, ठीक है, अगस्त घोषणा है, ये 1919 में ये डिक्लेरेशन हुआ था। 1919 में गवर्नर जनरल कौन थे या वाइस रॉय कौन थे भारत में? उनका नाम था लॉर्ड मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू। तो आप यहां पर देख रहे हो तो सीधा यहां पर हो गया है ए का 2। ठीक है, दूसरा है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर। ये अगस्त ऑफर कब आया था? 8 अगस्त 1940 को, 1940 को। ठीक है, उस समय लॉर्ड लिनलिथगो वाइस रॉय थे। तो बी का होने वाला है, ठीक है, बी का होने वाला है ए, है ना। इस अगस्त ऑफर में कहा गया था कि देखो जी, हम ऐसा करते हैं, आपके लिए एक संविधान बनाएंगे, आप हमारे विश्व युद्ध में हमारा सहयोग दो। ब्रिटिश अब प्रस्ताव दे रहे हैं लोग भारत के पास, ठीक है, लेकिन इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया था लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में। तीसरा है अगस्त संकल्प। ठीक है, इसका संबंध किससे है? गांधी जी से। ठीक है, अगस्त रेजोल्यूशन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। तो महात्मा गांधी ऑप्शन में होना चाहिए यहां पर, तो सी का ऑप्शन चला जाता है। ठीक है, 4। क्लियर। और लास्ट में डायरेक्ट एक्शन डे, मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में बोला था कि हम क्या करेंगे, सीधी कार्रवाई करेंगे, हमको चाहिए पाकिस्तान। ठीक है, हर हाल में हमको पाकिस्तान चाहिए। 2 नेशन थ्योरी थी इनकी, तो डी का होने वाला है 3। ठीक है, एक डे सेलिब्रेट किया था डायरेक्ट एक्शन डे कि लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नारा था किसका? मोहम्मद अली जिन्ना का, जो बाद में पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। क्लियर। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन वाज द रेगुलेटिंग एक्ट पास? 1773, 1771, 1785, 1793। रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट रिटन लॉ था। ठीक है, इनिशियली 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ, उस प्लासी के युद्ध में जब बंगाल हार गया, ठीक है, अंग्रेजों से, तो अंग्रेजों की नींव कहां पड़ गई? बंगाल में उनका प्रशासन शुरू हो गया। लेकिन बाद में जब 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, बैटल ऑफ बक्सर का होता है, ठीक है, बक्सर के युद्ध में भी बंगाल पूरी तरह से पराजित हो गया अंग्रेजों से, और वहां पर उनका कंट्रोल शुरू हो गया। और 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद, इलाहाबाद की संधि के बाद तो क्या हुआ? ठीक है, बंगाल में पूरा राजनीतिक पावर किसके पास चली गई? अंग्रेजों के पास चली गई, और उनका गवर्नर अपॉइंट हुआ, उसका नाम था, ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको ब्रिटिश शेर भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब अंग्रेजों की जो पकड़ थी वो वेस्टर्न वर्ल्ड में थोड़ी सी कम हो गई, तो वो ईस्टर्न वर्ल्ड की तरफ आए, और 1773 में इन्होंने पहला कानून बनाया जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, टू रेगुलेट द इंडिया, इसके लिए रेगुलेट इंडिया को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बातें थी इस एक्ट में, बहुत कानून थे इस एक्ट में, इंपॉर्टेंट, डिस्कस करेंगे कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। विच एक्ट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल टू ओवर राइड द काउंसिल डिसीजन? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, एक है अमेंडमेंट एक्ट, पिट्स इंडिया को अमेंड किया गया था 1786 में, और चार्टर एक्ट 1813।
तो इनिशियली गवर्नर जनरल बना, गवर्नर जनरल जो बना भारत बंगाल में, वो बना 1773 के एक्ट के तहत। 1773 के तहत उसके उसके पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी, ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनी जिसमें 4 सदस्य शामिल हुए, और एक बना यहां पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसमें 24 सदस्य शामिल हुए। बाद में 1784 का एक एक्ट आया, पिट्स इंडिया, विलियम पिट जो कि प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, उनके उनके नाम पर यह एक्ट निकाला गया था, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें प्रावधान था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी स्थापित कर लो, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी स्थापित कर दो, एक और बॉडी, ठीक है। लेकिन जब ये अमेंड किया गया ये एक्ट 1786 में, तो इसमें ये पावर शामिल कर दी गई कि जितनी भी ये काउंसिल्स बनी हैं देश के अंदर, इन काउंसिल्स के फैसले को वॉइस रॉय क्या कर सकता है, ओवरराइड कर सकता है, खत्म कर सकता है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका अमेंडमेंट, पिट्स इंडिया अमेंडमेंट एक्ट 1786, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित कर दिया? व्हेन वाज विक्टोरिया डिक्लेयर्ड द एम्प्रेस ऑफ इंडिया? 1885, 75, 76, 58। ऑप्शंस क्लियर हैं, आपको डेट भी याद रखनी होती है, लेकिन डेट तभी याद रहेगी जब आप कंसेप्चुअल स्टडी कर पाओगे, ठीक है, अदरवाइज डेट आप कभी भी याद नहीं रख सकते हो। 1858 में, 1858 में भारत में ब्रिटिश क्राउन रूल शुरू हुआ, ठीक है, जब 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश क्राउन रूल शुरू हुआ। उसके बाद 1876 में, 1876 में, ठीक है, दिल्ली दरबार आयोजित किया गया। दिल्ली दरबार वाज ऑर्गेनाइज्ड, दिल्ली में एक मीटिंग आयोजित की गई जिसको दिल्ली दरबार कहा गया। इस दिल्ली दरबार में महारानी जो विक्टोरिया थी उनको केसर ए हिंद से भी नवाजा गया, और उन्हें क्या बना दिया? भारत की एम्प्रेस, ठीक है, एम्प्रेस बना दिया, महारानी घोषित कर लिया गया। बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी के सभी, ठीक है, सभी एग्जामिनेशन के लिए इनकी काफी वैल्यू रहती है, ठीक है। विक्टोरिया की 1858 की घोषणा में किस वादे को ब्रिटिश शासन ने निभाया था? विच ऑफ द प्रॉमिस मेड क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ 1580 वाज एक्चुअली फुलफिल्ड बाय द ब्रिटिश? ठीक है, ऑप्शन ए देख लीजिए पहले। हड़प की नीति समाप्त हुई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एंडेड, देशी रियासतों की यथास्थिति बने रखी, स्टेटस क्यो ऑफ प्रिंसली स्टेट वाज मेंटेन्ड, ठीक है। सी, भारतीय और यूरोपियनों का समान व्यवहार मिला, इक्वल ट्रीटमेंट इंडियंस एंड यूरोपियन, सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया गया, नो इंटरफेरेंस इन दी, ठीक है, सोशल एंड रिलीजियस मैटर्स। 1857 की क्रांति के बाद भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया और नए युग की तरफ भारत बढ़ा, जिसको बोलते हैं भारत में क्राउन रूल, यानी कि अंग्रेजी सरकार का सीधा हस्तक्षेप, सीधा इंटरवेंशन। तो सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट ऑलरेडी समाप्त हो चुकी थी, ठीक है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं देशी रियासतों की यथास्थिति बनाए रखना, ठीक है। एक इसके लिए एक रॉयल एक्ट भी पारित किया गया था, कहा गया कि जो राज्य रजवाड़े हैं जिन्होंने हमारी युद्ध में सहायता करी है, जितने भी प्रिंसली स्टेट हिमाचल प्रदेश में थे या अन्य राज्यों में थे, उन सभी ने अंग्रेजों का इस रिवोल्ट में साथ दिया था। तो विक्टोरिया ने घोषणा करी, ठीक है, 1858 में, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, जो भी, ठीक है, बहुत सी चीजें थी घोषणाओं में, जिसमें से एक ये थी कि जो राजा हैं जिन्होंने हमारी सहायता करी है, उनके स्टेटस को हम किसी प्रकार की, ठीक है, किसी प्रकार से समाप्त नहीं करेंगे, उनको ये स्टेटस बरकरार रखा जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? What was the main objective of the Marley Minto reforms? Marley Minto reforms: separate electorate, increase Indian participation, ठीक है, prepare for war, ठीक है, and grant complete independence। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक ही चीज के लिए विख्यात माने जाते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग ढाका में बनी,
ठीक है, दो इसके फाउंडर बने, एक का नाम था आगा खान और दूसरे का नाम था नवाब सलीमुल्लाह खान, जो कि बंगाल के नवाब थे उस समय। उन दोनों ने इंपॉर्टेंट मुस्लिम लीग बनाई। मुस्लिम लीग का इंपॉर्टेंट जो सबसे पहली डिमांड थी या सबसे प्रमुख डिमांड थी वो थी सेपरेट इलेक्टोरल्स, कि हमको क्या मिलना चाहिए, पृथक निर्वाचन मिलना चाहिए मुसलमानों के लिए, ठीक है, कुछ पोस्टें खाली रखी जाएं, कुछ पद खाली रखे जाएं, ठीक है, लेजिस्लेशन में, चुनाव में, और उसमें केवल मुस्लिम लोग ही पार्टिसिपेट करेंगे और मुस्लिम लोग ही वोट करेंगे। इसको बोलते हैं पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक है। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म इसी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है, लिख लेना इसको, इंपॉर्टेंट। लॉर्ड मिंटो सेकंड यहां पर गवर्नर जनरल है या वॉइस रॉय है, ठीक है। मिंटो सेकंड, ये 1900, इनका जो टेन्योर शुरू हुआ था 1908 में शुरू हो गया था, 1913 तक रहा था, इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो लॉर्ड मिंटो को क्या कहा जाता है, निर्वाचक, सांप्रदायिक निर्वाचन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का फादर माना जाता है, ठीक है। तो नोट करने वाली बात है, मार्ले मिंटो जब भी आए तो पृथक निर्वाचन आप इजीली कर सकते हो आंसर में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था, व्हेन वाज द मार्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट पास्ड, तो ये पहले ही हम प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं। मार्ले मिंटो 1909, 1909, इसको मार्ले मिंटो कह दो या इसको इंडियन काउंसिल एक्ट कह दो, सिंपल बात हो जाती है। इंडियन काउंसिल एक्ट भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। कई बार ऐसा ही प्रश्न आता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट को किस नाम से जाना जाता है 1909 के, तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म। लॉर्ड मार्ले यहां पर क्या हुए, स्टेट सेक्रेटरी, और मिंटो क्या हुए, वाइस रॉय। तो इनके जो सुधार थे उसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहा गया, 1909 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल किसके द्वारा शुरू किया गया था, हु इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम। तो आप लोग निश्चिंत रूप से आंसर अपना दे सकते हो, क्रिप्स मिशन, ये 1942 में आया, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में आया, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में आया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो है ही। तो ठीक है, क्रिप्स मिशन का जो संबंध है वो भारत की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से है, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार का रिफॉर्म हमेशा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का जो संबंध हमेशा रहेगा वो रहेगा डायआर्की सिस्टम भारत में, और बाय कैमरा लेजिस्लेचर, इसके तहत ही भारत में इंट्रोड्यूस हुआ था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हमेशा याद किया जाता है वो प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस के लिए किया जाता है, प्रांतीय स्वतंत्रता के लिए किया जाता है। तो आंसर क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की क्या विशेषताएं थी, मैं पढ़ा ही चुका हूं ऑलरेडी। डायआर्की मैंने पढ़ाया, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मैंने पढ़ाया, फेडरल स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं, और प्रांतीय शासन की हमने चर्चा करी। तो डायआर्की जब भी आप लिखोगे ना भारत में, तो 1919 गवर्नमेंट, या इसको बोलेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। जब भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन पढ़ोगे तो सीधा आप 1909 मॉन्टेग्यू, सॉरी, मार्ले मिंटो ऑफ रिफॉर्म के साथ जाइए। और जब भी फेडरल स्ट्रक्चर की बात करेंगे भारत में तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के साथ जाना है। और जब भी प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेगा भारत में तो भी आप 1935 के साथ ही जाना, इंपॉर्टेंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का क्या सार था, व्हाट वाज द एसेंस ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ग्रांटिंग ऑटोनॉमी स्टेटस, डायआर्की इन प्रोविंसेस, कम्युनल इलेक्टोरल्स, या बिट्टो पावर टू गवर्नर। ठीक है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीजें भी हो गई हैं, ठीक है जी। तो ये भी हम लगभग लगभग हम सारी चीजें देख चुके हैं, ठीक है। आप सीधा इसमें क्या कर सकते हो, डायआर्की इन प्रोविंसेस, प्रोविंशियल सिस्टम में डायआर्की सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। दो प्रकार की लिस्ट, ट्रांसफर लिस्ट, जिसके तहत प्रोविंसेस को भी क्या बना दिए गए थे, प्रोविंसेस को भी दे दिए गए थे राइट्स की, तुम भी, ठीक है, तुम भी क्या कर सकते हो, लॉ बना सकते हो। जिस प्रकार की हम जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है आज पढ़ते हैं, अनुसूची नंबर 7 पढ़ते हैं, जिसमें आप देखते हैं राज्य सूची देखते हैं, ठीक है, आप संघ सूची देखते हैं, है ना,
और आप समवर्ती सूची यानी कि कॉनकरेंट लिस्ट देखते हो, तो इसी प्रकार का डायरकी सिस्टम 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है जी। धार्मिक आधार पर निर्वाचन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ये 1909 की बात है। राज्यपाल को विटो शक्ति इस वक्त नहीं प्राप्त हुई थी। ठीक है, और ये 1935 की बात है, तो आंसर आपका क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान? सबसे पहले तो आप याद रख लीजिए, कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था भारत में? 1946 में आया था। ऑप्शन: लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड एमरी। 1946 में 3 सदस्यों वाला ये जो कमीशन था, ये भारत आया था। क्यों आया था? भारत के लिए कुछ रेजुलेशंस देने के लिए। भारत की संविधान सभा का गठन इसने किया। भारत की संविधान का गठन भी इसी की रिकमेंडेशंस पर हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है कैबिनेट मिशन प्लान। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष था, तो आंसर हमारा क्लियर है, ये भी आंसर में है। ठीक है, एवी अलेक्जेंडर भी इसका सदस्य था, और स्टैफोर्ड क्रिप्स, क्रिप्स मिशन प्लान 1942 में आया था, तो क्रिप्स मिशन को, स्टैफोर्ड क्रिप्स को फिर भेज दिया गया था। लॉर्ड एमरी इसका सही आंसर है, जो इस त्रिसदस्यीय आयोग में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान? फॉर्मेशन ऑफ प्रोविंशियल ग्रुपिंग, interim cabinet of Indian members, acceptance of Pakistan, formation of constitution assembly। आप बेझिझक चीजों को लिख सकते हो। ठीक है, प्रांतीय समूह का गठन बिल्कुल किया गया था। भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंडल, भारत में इसकी रिकमेंडेशन पर 1946 में पहली बार क्या बनी थी? इंटरिम कैबिनेट बन चुकी थी, इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, अंतरिम सरकार बनी थी। पाकिस्तान को इसने बिल्कुल रिजेक्ट किया था कि हम पाकिस्तान नहीं देंगे, तो आंसर क्या होने वाला है? पाकिस्तान की मांग नहीं होगी। संविधान का गठन बिल्कुल सही है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इस कैबिनेट मिशन के प्लान के रिकमेंडेशन पर ही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया? आफ्टर इंडिपेंडेंस अंडर व्हाट वाज गवर्नड अंटिल द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स? ऑप्शन ए, बाय लॉज फॉर्म विद कंसल्टेशन ऑफ इंडियन लीडर्स, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले तो ये वाला हटा देंगे हम, अब इन 3 चीजों में से देखेंगे। देखो, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना 1950 में। अब इस बिटवीन भी भारत के अंदर कुछ लॉ चले, कुछ कानून बने। ठीक है, तो वो लॉ कब के थे? कौन से लॉ थे? तो वो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के लॉ। यानी कि भारत उस समय भी स्वतंत्र होकर भी स्वतंत्र नहीं था। स्वतंत्र बिल्कुल था, लेकिन रिपब्लिक नहीं था। ठीक है, रिपब्लिक 1950 में बना भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द नेम ऑफ प्लान दैट ट्रांसफर्ड सॉवरेन पावर टू इंडियंस इन 1947? डुरंडी योजना, मार्ले मिंटो योजना, माउंटबेटन योजना, या बेबल योजना? ठीक है, अब इसको एक एक करके समझते हैं। पहले प्रश्न समझ लेते हैं, क्या है कि जब 1947 में भारत को स्वतंत्र बोला गया कि हम भारत को स्वतंत्रता दे रहे हैं अंग्रेजों ने, तो वो प्लान किसका था? किसने वो प्लान तैयार किया था? ठीक है, डूरंड प्लान। डूरंड कौन था? ठीक है, इसके तहत, ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1892 में एक डूरंड लाइन खींची गई थी, बाउंड्री आयोग था। क्लियर? तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। मिंटो मॉर्ले प्लान, मार्ले मिंटो प्लान 1909 में आया था। ठीक है, इसकी भी इसके कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। ठीक है, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को, बहुत खास है। बेबल योजना ये असफल रहा था 1945 में, शिमला का जो समझौता है, जिसको हम बेबल समझौता या शिमला समझौता कहते हैं, असफल रहा था। लॉर्ड बेबल ने, ठीक है,
भारतीय कांग्रेस के सामने रखा था। तो आंसर क्या है? माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान, जिसको हम इस्मा प्लान बोलते हैं, जिसको इंडियन बाल्कनाइजेशन प्लान बोलते हैं, जिसको डिक्की डोलमा प्लान कहते हैं, बहुत सारे नाम आते हैं इसके। 3 जून 1947 को इसको डिजाइन किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे आजादी के बाद, और ब्रिटिश भारत के ये अंतिम वाइसरॉय भी थे। ठीक है, तो इन्होंने 2-3 बातें बोली। इन्होंने कहा कि देखो जी, इंडिया और पाकिस्तान 2 नेशन बनाए जाएंगे। तो इंडिया पाकिस्तान 2 नेशन बने 1947 में। दूसरी बात इन्होंने बोली कि जो प्रांत हैं, देशी रियासत हैं, उनको भी स्वतंत्रता मिलेगी, इंडिपेंडेंट होंगे वो उनके पास पूरी पावर होगी, वो इंडिया का पार्ट बने या पाकिस्तान का पार्ट बने, सेपरेट भी रह सकते हैं। लेकिन वो क्लास के टॉपिक हो जाते हैं, काफी डिटेल में पढ़ने वाली चीजें होती हैं। अभी केवल हम एमसीक्यूज के ऊपर ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा सुमिलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? ऑप्शन ए मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, ठीक है जी, भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन सेल्फ रूल। तीसरा है कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और चौथा है साइमन कमीशन भारत विभाजन। ठीक है, अब आप बोल सकते हो, मैं पहले भी बता चुका हूं 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म, सीधा कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, सेल्फ रूल, बिल्कुल ठीक है ये भी। ठीक है, सेल्फ रूल या प्रोविंशियल, इसको क्या बोलते हैं हम, ठीक है, इंडिपेंडेंस से बोलते हैं। 1946 कैबिनेट मिशन प्लान, बिल्कुल ये भी किससे है? कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन से। और साइमन कमीशन 1927 में आया, इसने कहा था ये किससे संबंधित है? ठीक है, साइमन कमीशन, इसने डिमांड करी थी सबसे पहले, इसने बोला था कि हम क्या करेंगे, ठीक है, साइमन कमीशन ने बोला था हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे ऑल इंडिया फेडरेशन, अखिल भारतीय संघ का निर्माण करेंगे, अखिल भारतीय संघ का निर्माण करेंगे। इस संघ में जो भी लोग शामिल होना चाहते हो, नहीं होना चाहते, बाहर भी हो जाओ। ठीक है, तो ऑल इंडिया फेडरेशन, या फिर इसने बोला था कि जो भी प्रांतों में जो डायरकी सिस्टम है, द्वैत शासन प्रणाली, उसको खत्म करो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। तो आंसर क्या होने वाला है? साइमन कमीशन 1927। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, या ठीक है एक्ट ऑफ 1858। नीचे 5 ऑप्शंस भी दे रखे हैं आपके पास। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1935 कर लेना एक बार यहां पर। सती प्रथा का अंत, ये 1829 में हुआ था, लेकिन इसके लिए एक एक्ट भी सेपरेटली पास हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861, ये भी आप कर सकते हो। डायरकी सिस्टम इन प्रोविंसेस 1919 में आया था, हम पढ़ चुके हैं। कम्युनल इलेक्ट्रोड 1909, ठीक है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने दिया था। और ब्रिटिश शासन की शक्ति में आया 1858। अब आप आंसर क्लियर तरीके से दे सकते हो। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं। ठीक है, अब आप इसको इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता 1935, ठीक है, 1935 कहां पर है? ये बी है, तो बी का होने वाला है 1। ठीक है, बी का होने वाला है 1 और ए का होने वाला है 3। तो ये आंसर होने वाला है हमारे पास। तो अगर आपको इस तरह के प्रश्न में अगर 1-2 चीजें भी पता है ना आपको, तब भी आंसर निकल जाते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते इस तरह के प्रश्न, बहुत सिंपल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस में दिया गया था?
प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अगस्त ऑफर 1940, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया 1919, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अब समझते हैं। कैबिनेट तो संविधान से संबंधित है, तो ये गलत हो गया। ये डायरकी सिस्टम से, ये गलत हो गया। अगस्त पेशकर इसने भी बोला था कि हम संविधान बनाएंगे, लेकिन ये भी गलत हो गया। मैंने इससे पहले कहा था अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान, इसके लिए सिफारिश 1927 में किसने करी थी? 1928 में आया था भारत में साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की जितनी भी रिकमेंड थी वो 1935 के अधिनियम के तहत भारत में लागू हुई थी। तो आंसर बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापना करी थी? विच आर एक्ट एस्टेब्लिश डायरकी एट द सेंटर ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 19, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, डायरकी 1892 में नहीं आया था, 1909 में नहीं आया था, 1919 में सेंटर में आया था और 1935 में प्रोविंसेस में लाया, सॉरी 19 पहले ये प्रोविंसेस में आया था, उसके बाद सेंटर में आया था। प्रश्न क्या पूछ रहा है? सेंटर इन इंडिया, तो आप क्या करोगे? 1935। ठीक है, सेंटर में कैसे? यानी कि मोस्ट प्रोबेबल जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सेंटर को दे दिए गए थे। ठीक है, और यहां तक कि जो आपके जो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट है, 3 प्रकार की लिस्ट बनी थी यहाँ पर। एक बनी थी फेडरलिस्ट, फेडरलिस्ट के सारे सब्जेक्ट जितने भी काम करेगा वो सेंटर करेगा। ठीक है, दूसरा हो गया प्रोविंशियल लिस्ट, इसमें कुछ सब्जेक्ट प्रोविंसेस को जरूर दिए गए थे, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपका कॉनकरेंट लिस्ट है, इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल किसका है? सेंटर का ज्यादा आया। और चौथी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ गया रेजिड्यूरी लिस्ट। रेजिड्यूरी लिस्ट, रेजिड्यूरी लिस्ट में कौन आ गए आपके? ये भी सेंटर के पास चली गई, और पांचवा अध्यादेश ये भी सेंटर के पास हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें, तो इसको बोलेंगे डायरकी इंट्रोड्यूस इन दी, ठीक है, सेंटर। भारत में विच एक्ट मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट एस्टेब्लिश फेडरल सिस्टम इन इंडिया? भारत में संघ प्रणाली पहल किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो मैं पहले ही बता चुका हूं, 1909, आपको पता ही है। ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन से, डायरकी सिस्टम से, और 1935 किससे संबंधित है? फेडरल सिस्टम। Which act had provided autonomy as its key feature? 1935, 1990, 1904, 1958। ठीक है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी? तो बार बार इस प्रश्न के ऊपर भी हम चर्चा कर ही चुके हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सचिव के पद किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया क्रिएटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? मार्ले मिंटो रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में लिख लो यहाँ पर। अब मैं सबको प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर कर ले डिस्कस कर लेता हूँ। 1909 ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन से लिखित है, संबंधित है। 1858 जब भारत में क्या हुआ? ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसी समय भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या इंडियन स्टेट सेक्रेटरी की भी स्थापना हुई थी। ठीक है, इस पद की भी। ठीक है, क्लियर हो चुका है। और 1861 ये आपका ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, और 1919 ये आपका किससे रिलेटेड है? डायरकी सिस्टम इन प्रोविंसेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की अनुमति दी गई थी? अंडर विच एक्ट वाज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन दी लेजिस्लेचर? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार कोई व्यक्ति या कोई, ठीक है, कोई पहली बार किसी भारतीयों को निर्वाचित किया गया था, प्रतिनिधित्व दिया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हैं। ठीक है, 1900 इंडिया का 1909 का हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट भी है।
तो याद रख लीजिए, गवर्नर जनरल या वॉइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें पहली बार, ठीक है, उसमें पहली बार किसी भारतीयों को एंट्री किस एक्ट के तहत हुई थी? मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स के तहत हुई। ठीक है, क्लियर हो गया है? ठीक है जी। एसपी सिन्हा ये पहला आदमी था, एसपी सिन्हा ये पहला आदमी था जिसको अपॉइंट किया गया था 1910 में, 1910 में कार्यकारिणी में। ठीक है जी, एज अ लॉ मेंबर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और बहुत अच्छा प्रश्न भी मुझको लगता है। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाला, काफी टाइम मुझको लगता है हो गया है। ठीक है, हम हर दिन या 2 दिन के बाद हम इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस भी लाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सभी एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो चलिए डिस्कस करते हैं 26 क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघ में अविशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 whom were residuary powers given in the federation? अब पहले अगर आपको पता है रेजिड्यूरी सब्जेक्ट क्या होते हैं तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक लिस्ट बना देता हूँ। एक आपको होती है यूनियन लिस्ट जिसको आप संघ सूची बोलते हैं, एक होती है आपका स्टेट लिस्ट जिसको हम राज्य सूची बोलते हैं, और एक होती है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट जिसको हम समवर्ती सूची बोलते हैं। इन सभी विषयों से छोड़कर जो सब्जेक्ट बचे उसको बोलते हैं रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। ठीक है, रेजिड्यूरी सब्जेक्ट, अविशिष्ट विषय। अब वो किसके पास होंगे? ठीक है, इनमें कुछ सब्जेक्ट लिखे 100 इसमें लिखे गए हैं। ठीक है, बहुत से सब्जेक्ट हैं, इसके ऊपर कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, फेडरल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर या प्रोविंशियल गवर्नर। ठीक है, प्रांत के गवर्नर को तो क्यों मिलेगा? प्रांतीय विधान मंडल को तो ऐसे भी नहीं मिला। सेंटर में आपके पास क्या है? डायरकी चला हुआ है। ठीक है, सेंटर को ज्यादा पावर दी गई है। फेडरल लेजिस्लेचर को भी ये पावर नहीं थी, तो ये पावर दी गई थी गवर्नर जनरल को। ठीक है, आई होप आप अच्छे से समझ रहे हैं प्रश्नों को। ठीक है, हमारा ये प्रयास है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कोशिश रहेगी कि इसके तहत भी हम लगभग 1000 या 1500 या 2000 तक एमसीक्यूज आप तक लाएं, या ज्यादा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और आपकी तैयारी हर प्रकार से, चाहे आप स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या सेंट्रल लेवल का, ठीक है, या किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इंडियन पॉलिटी का महत्वपूर्ण रोल रहता है, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, हमारे प्रयास को सब्सक्राइब करके जरूर सराहें। बहुत बहुत धन्यवाद।